हेलो ऑल। तो आज हम लोग हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल रिसर्च के बारे में डिस्कशन करेंगे। होपफुली अभी तक जो सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों की बिल्ड होनी शुरू हो चुकी होगी। सोशल रिसर्च इन जनरल अगर मैं टॉपिक की बात करूंगा तो बहुत बार हम लोगों को एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट हर साल एक सवाल जो है वो इस टॉपिक से ये आज और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहां पे इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग सोशोलॉजिकल थिंकर्स की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? जहां पे हम सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट, उसके बाद कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर और साथ में एमिली डुर्कheim, मैक्स वेबर, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारा एसोसिएशन कम्युनिटी यानी कि जो हमारा चैप्टर 4 है उसकी हम लोग जो है वो नेक्स्ट मंडे से जो वो शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर 2 चैप्टर 3 के टॉपिक्स हैं उनको बाद में कवर करेंगे। क्योंकि जो सोशोलॉजी है अगर इसकी डेवलपमेंट को हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये जो इंडिविजुअल थिंकर्स हैं किस थॉट प्रोसेस से गुजरे, किस तरह का सोशल एक्सपोजर इनको मिला, जिनके बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी थ्योरी को बिल्ड किया, थ्योरी को बनाया, उसके बारे में जानना जो है वो हम सब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो यही कारण है अब थोड़ा सा आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे रहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी रिलेवेंट है। क्लियर? अभी तक तो हम सिर्फ सोशोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम कर रहे थे, ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे थे जिनके ऊपर कभी कभी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारे आने वाले 10-15 लेक्चर्स रहेंगे ये ऐसा मान लीजिए कि जो हमारा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है इसका ये बैकबोन है। क्लियर? कि इन चैप्टर्स को, इन थिंकर्स को हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर चैप्टर के साथ जो रिलेट करना, चाहे वो पेपर 1 के चैप्टर्स हैं, चाहे वो हमारा जो इंडियन सोसाइटी वाला हिस्सा है यानी कि पेपर 2 है, चाहे वो उसके चैप्टर है। क्योंकि जब हम लोग ऑप्शनल का जिक्र करते हैं, ऑप्शनल की बात करते हैं, तो वहां पे जो आंसर्स हैं वो बहुत डिफरेंट रहते हैं जैसे कि हम लोग जनरल स्टडीज में लिखते हैं। अभी आप थोड़ा सा नेसेंट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को इन चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए। और इंटरलिंकेज जब हमारा पेपर 1 खत्म होगा और हम पेपर 2 की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे इंटरलिंकेज जो है वो उसको भी हम साथ में स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ काफी ऐसे टॉपिक्स रहेंगे पेपर 2 के जो हम लोग पेपर 1 के साथ क्लब करके पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में जो है वो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रिसर्च। अब सोशल रिसर्च है क्या, सोशल रिसर्च क्यों की जाती है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके जो ओरिजिन है उसको ट्रेस करते हैं। यानी कि जो सोशल रिसर्च या इन जनरल रिसर्च शब्द है, रिसर्च वर्ड है, उसको हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर क्यों पढ़ते हैं, क्यों रीड करते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया कि सोशियोलॉजी जो है उसके भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है। एक नैरो पर्सपेक्टिव है, एक वाइडर पर्सपेक्टिव है। क्लियर? एक नैरो स्कोप है, एक वाइडर स्कोप है। नैरो स्कोप जो है वो सोशियोलॉजी को एक ही धारा में जो है वो कंटेन करने की कोशिश करता है, एक ही डायरेक्शन में जो है वो सोशियोलॉजी के ऊपर काम करने की कोशिश करता है। लेकिन जो वाइडर पर्सपेक्टिव वो ये कहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग जो वो सोसाइटी के अंदर हो रही हैं वो सारे के सारा जो काम है वो या वो सारे के सारी जो थ्योरी बिल्डिंग है वो सोशियोलॉजिस्ट द्वारा की जाएगी। हम लोगों ने एक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कंसेप्ट किया था। तो होपफुली वहां से आपको पता चला होगा कि जब हम लोग सोशियोलॉजी में अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं या बिल्ड करते हैं तो वहां पे हम चाहे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं और सोसाइटी के साथ रिलेट करते हैं। क्लियर? तो अभी जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे या जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे या जैसे आप लोगों ने सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है तो आप लोगों ने भी इसी हॉराइजन के साथ, इसी डायरेक्शन के साथ जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है। क्लियर? तो जैसे सोशल रिसर्च को भी आप लोग बहुत हद तक जो है वो रिलेट कर सकते हो इन जनरल रिसर्च के साथ। क्लियर? आप लोग रिसर्च के साथ रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब भी साइंस है, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं है, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि काफी हद तक या कुछ हद तक सोशियोलॉजी को साइंस कहा भी जा सकता है और काफी हद तक हम लोग जो सोशियोलॉजी है उसको साइंस नहीं कहते। और क्या उसके लॉजिक्स है, क्या इसके रीजंस है, होपफुली आप लोगों को उनकी क्लैरिटी हो चुकी होगी। अब अगला सवाल आएगा कि जब हम लोगों ने सोशियोलॉजी को साइंस कहा, क्लियर, तो साइंस का मतलब क्या रहता है कि सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी एक चीज को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और सोशियोलॉजी के अंदर वो जो चीज रहती है, जैसे साइंस के अंदर जो वो ग्रेविटी हो सकता है कि ग्रेविटी को अंडरस्टैंड हम लोग कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला से, एक सिस्टमेटिक टेक्निक से, एक सिस्टमेटिक मैथड या पैटर्न से, किस तरीके से जो है वो हम लोग इस स्पेसिफिक कंसेप्ट को अप्रोच करेंगे। उसी तरह से सोशल फिनोमिना जब भी कोई सोशल फिनोमिना हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों के साथ 2-3 एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करता हूं, वहां से शायद आप लोगों को क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने क्या देखा, अब हमारी जनरेशन ने तो एटलीस्ट इस तरह का कोई भी ना महामारी जो है वो नहीं देखी है, ना मैंने देखी है, ना आप लोगों ने देखी होगी।
और इवन की जो हमारे थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन भी हमसे पहले है, उन्होंने भी कभी कोविड लाइक सिचुएशन जो है वो नहीं देखी। जो लोग 70-70 80-80 साल के भी थे, वो भी यही कह रहे थे कि यार मैंने भी अपनी जिंदगी में जो वो पहली बार ऐसा देखा कि पूरे की पूरी जो दुनिया है वो बंद हो गई है। क्लियर, लॉकडाउन लगे हुए हैं, देश जो है वो 2 4 5 महीनों के लिए जो है वो अप्रोक्सीमेट काइंड ऑफ पूरे का पूरा जो है वो बंद रहा, पूरे का पूरा जो है वो शट रहा। क्लियर। अब देखिए, जब कोविड का टाइम था जहां पे सारे के सारे लोग जो थे वो अपने घरों के अंदर रह रहे थे। क्लियर। तो हम लोगों ने देखा कि कोविड के टाइम में जो फैमिली था, जो परिवार था, कई जगहों पे जो परिवार है वो एक साथ आए, जो बहुत समय से टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं गुजार पा रहे थे। और कई जगहों के ऊपर जो वो परिवारों के बीच में इतनी ज्यादा कन्फ्लिक्शन हुई कि बहुत ज्यादा सेपरेशन जो है वो हम लोगों ने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर देखी। लेकिन हम लोग इस नेगेटिव चीज को थोड़ा सा साइड करते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग सोशोलॉजिकल थिंकिंग है, आप एक सोशोलॉजिकल स्टूडेंट हो, तो हर तरह का जो एस्पेक्ट है वो आपके साथ घटित हो रहा है या आप उसको हैपन होता हुआ सोसाइटी के अंदर देख रहे हो। क्लियर। तो आप लोगों ने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो उसी चीज के ऊपर बेस्ड रखनी है। तो मैं आप लोगों को इन जनरल जो मेरे और आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है उस वाले कंसेप्ट का जिक्र करता हूं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा, या आप लोग सोचिए कि जब कोविड का टाइम था तो एजुकेशन के ऊपर क्या उसका इंपैक्ट पड़ा। एजुकेशन के ऊपर जब उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, अभी तो फर्स्ट टाइम ही हुआ कि पूरा देश बंद है। अब स्कूल्स की बात की जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, या बाकी जो हमारे कॉलेजेस हैं उनकी बात की जाए, तो वहां पे टीचर्स ने तो पढ़ाना ही है, क्योंकि ये वो वाला टाइम था जो नॉर्मल हमारा एग्जाम वाला टाइम रहता है। क्लियर। मार्च के अंदर जो वो लॉकडाउन लगा था, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पेपर जो वो सारे 11th के 12th के सबके एक्सटेंड हुए। कॉलेज के एडमिशन्स के ऊपर जो है वो हम लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिला। जो बच्चों की मानसिक स्थिति है उसके ऊपर फर्क जो है वो देखने को मिला। बहुत सारे जो पेरेंट्स थे उनके लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस आए। जो सोसाइटी था उसमें कुछ लोग नजदीक आए, कुछ लोग जो एक दूसरे से दूर चले गए। क्लियर। तो बहुत सारे जो इंपैक्ट्स है वो हम लोगों ने देखे। तो अगर इन जनरल हम लोग कोविड का जो इंपैक्ट है उसको एजुकेशन के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैंने एक सोशल फिनोमिना होते हुए देखा, मैंने देखा यार कि कोविड जब से आया है तब से सारे के सारे लोग जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर चले गए हैं, जो बिल्कुल सही है। इवन है ना, जैसे अगर मैं हिमाचल की भी बात करूंगा तो वहां पे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके पास तो नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर था। चलिए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उनके पास पैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हम जैसे रहते हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्लियर। लेकिन जो बिल्कुल सरकारी स्कूल थे, हमारे 5वीं तक के स्कूल थे, 10वीं तक के स्कूल थे, उनके पास थोड़ी ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि वहां पे टीचर्स जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्लियर। क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप लोग जो है वो स्कूल्स में नहीं आ सकते हैं, गैदरिंग नहीं हो सकते, और स्कूल्स तो चलिए 7-8 महीने तक जो है वो बंद रहे। तो वो जो 7-8 महीने का टाइम पीरियड था, तो वहां पे हमने सोसाइटी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, या सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, दैट इज एजुकेशन, वो कंप्लीटली क्या हो गया, वो पूरे का पूरा ऑनलाइन हो गया। यही हुआ, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो अब सोशियोलॉजिस्ट के लिए ये जो कोविड टाइम पीरियड के ऊपर एजुकेशन का कंप्लीटली ऑनलाइन होना है कुछ समय के लिए, 8 9 10 महीनों के लिए, ये एक सोशल फिनोमिना है। सोशल फिनोमिना है, यानी कि ऑब्वियस बात है सोसाइटी जो है वो उसी ने ही इस स्पेसिफिक जो ऑनलाइन मोड है इसकी तरफ जो अपने आप को मूव किया, क्योंकि सोसाइटी की ये नीड थी। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात क्या आ जाएगी कि जब हम लोग इस सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यार अच्छा यार क्या इंपैक्ट एजुकेशन का ऑन या जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका समाज के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च कैरी आउट की जाएगी। प्रॉपर रिसर्च कैरी आउट क्या की जाएगी, उसके अलग अलग एजम्पशंस होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या है, कुछ लोग ये एज्यूम करके अपनी रिसर्च शुरू करते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसने बच्चों का भविष्य स्पॉइल कर दिया। तो उनकी रिसर्च में एक उन्होंने अजम्पशन ले लिया, वो उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये है। कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो है या कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी बेसिक परसेप्शन क्या है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती तो हमारा एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा वर्स्ट हो जाता। क्लियर। तो ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन जो मोड था, एजुकेशन का तरीका था ड्यूरिंग कोविड टाइम पीरियड, तो इसने जो है वो हमारे समाज, हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा हेल्प की। तो एजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो सोशियोलॉजी में 2 तरीके से काम होता है, या तो एजम्पशंस की जाएंगी फिर उनको प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, या प्रॉपर जो है वो सिस्टमेटिक रिसर्च होगी, और उस रिसर्च के बाद जो आउटकम आएगी उसको जो है वो एक थ्योरी मानना जाएगा, या उसको जो है वो दुनिया के सामने पेश किया जाएगा कि हमारे अकॉर्डिंगली ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका ये इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिला। तो ये जो कोविड टाइम पीरियड के ऊपर सारे का सारा जो एजुकेशन सिस्टम हमारा ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर हुआ, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, सोशल फिनोमिना।
and to understand the social phenomena what we need social research. होपफुली समझ आई होगी. चलिए तो फिर भी थोड़ा सा गहरा एग्जाम्पल हो गया होगा, एक बिल्कुल हल्का एग्जाम्पल देता हूं. जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि शाहरुख खान जो है वो अपने घर के बाहर आया, उसने हाथ फहराया और हजारों लोग जो है उसके घर के बाहर खड़े रहते हैं. सिमिलरली अमिताभ बच्चन के बाहर भी ऐसे रहते हैं. मान लीजिए आपके वहां से विराट कोहली गुजर रहा है तो वो अकेला नहीं जा पाएगा, आप सारे के सारे लोग जो उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे. तो ये जो एक इवेंट हो रहा है जहां पे किसी स्टार को देख के, किसी सेलिब्रिटी को देख के हम सारे के सारे लोग जो वो इकट्ठे हो जा रहे हैं, क्लियर, ये क्या है, ये एक सोशल फिनोमिना है. क्लियर. अभी सोशल फिनोमिना यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसका जवाब जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर दिया जाता है, या जिसका आंसर जो है वो सोशियोलॉजिस्ट देने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए प्रॉपर एक रिसर्च कैरी आउट की जाएगी. अब उस रिसर्च को करने के तरीके अलग अलग होंगे. क्लियर. उसमें क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं. डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो वो टेक्निक्स हम लोगों को देखने को मिलेगी, उनके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में या आज या कल वाले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो भी सोशल फिनोमिना हो रहा है उसके लिए एक प्रॉपर वेल रिसर्च्ड या एक प्रॉपर सिस्टमेटिक जो रिसर्च है उसको कैरी आउट किया जाता है, ताकि उसकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर हम लोग मूव कर सके. क्लियर. कहानी यहां तक सबको समझ आ रही है? डन. तो सोशल फिनोमिना कुछ भी हो रहा है. जैसे मान लीजिए आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यार ये जो नौजवान लोग हैं इनके अंदर जो हिंसक प्रवृत्ति है, क्लियर, वायलेंट एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हुई हम लोगों को देखने को मिल रही है. तो एक सोशल फिनोमिना है. हम लोग देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं. क्या है? एक सोशल फिनोमिना है. आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं. एक सोशल फिनोमिना है, क्योंकि इंपैक्ट तो अल्टीमेटली सोसाइटी के ऊपर ही पड़ रहा है और आपकी गलतियों से ही वो सारे के सारी जो एक्टिविटीज है वो हो पा रही है. तो कुछ भी आपके आसपास घटित होगा, कुछ भी आपके पास होगा, उस सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से जब अंडरस्टैंड किया जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, उसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? उसके लिए हम लोगों को सोशल रिसर्च की जरूरत पड़ती है. जब ये साइंस वाले लोग रिसर्च करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? साइंटिफिक रिसर्च. जब सोसाइटी वाले या सोशियोलॉजी वाले जो लोग हैं वो इसको रिसर्च करेंगे, प्रॉपर सोसाइटी के ऊपर इसके इंपैक्ट को, समाज के ऊपर इसके इंपैक्ट को असेस करने की कोशिश करेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? वो आपका है सोशल रिसर्च. क्लियर. तो होपफुली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च, इसके बारे में जो वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. अब ये सोशल रिसर्च की टेक्निक्स बड़ी डिफरेंट है. क्लियर. सोशल रिसर्च के जो वो टूल्स अलग अलग हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक कंसेप्ट हम लोगों के सामने है, तो वो बिल्ड कहां से हुआ, उसकी जेनेसिस क्या है? तो उसकी जेनेसिस यही है कि जब सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल हैपनिंग को अपने आसपास होते हुए देखा, या सोशल फिनोमिनास को अपने आसपास होते हुए देखा, तो उन्होंने उसका एक आंसर ढूंढने की कोशिश की. तो यही कारण है. और दूसरी बात यह भी है कि जो सोशल फिनोमिना है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं. क्लियर. जैसे कोविड वाला जो था वो इससे पहले तो सोशियोलॉजिस्ट ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन कोविड जैसी त्रासदी जो है वो अब हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है, जिसका इंपैक्ट जो है वो सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है. अभी आप लोगों ने मंकी पॉक्स नाम का भी एक वायरस देखा है, उसके ऊपर भी जो है वो भी समाज के ऊपर जो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा. तो जो सोशियोलॉजी है उसमें सोशल रिसर्च हमेशा चलती रहती है. ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलती रहेगी. जो प्रॉब्लम आएगी उसका एक सोल्यूशन देगी, नई प्रॉब्लम आएगी उसका एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी जाएगी. या इवन की जो अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी इवन पुरानी चीजों के ऊपर भी, जैसे जैसे सोशल रिसर्च, नए लोग आएंगे सोशल रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो नई नई चीजों की, नए नए फैक्ट्स की, नए नए वैल्यूज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोगों को होनी शुरू हो जाएगी. क्लियर. तो सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो हम लोगों के सारे एस्पेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं. अब देखिए, जब हम लोग सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च, ये तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया. क्लियर. अब आप लोगों को एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते हर एक जो हमारा टॉपिक है, क्लियर, उसके ऊपर किसी न किसी एक थिंकर का कोट जो वो याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी अगर डायरेक्ट सवाल आ जाएगा तो अगर मैं कोट दे दूंगा तो थोड़ा सा आंसर जो वो मेरा इंपैक्टफुल रहता है. मतलब वही है. देखिए C.A. मोजेस हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सोशल रिसर्च एज ए सिस्टमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स. क्लियर. कि जो भी सोशल फिनोमिना हो रहा है, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो सोशल रिसर्च का जो है वो एक जो है हम लोग यूज करते हैं. सेकेंड है P.V. यंग. इन्होंने कहा सोशल रिसर्च को क्या कहा इन्होंने? एज ए साइंटिफिक अंडरटेकिंग which by means of logic methods aim to discover new facts or old facts and to analyze their sequence, interrelationship, causal explanations
एंड नेचुरल लॉज विच गवर्न देम। यानी कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट सोशल फिनोमिना हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस है, क्या कारण है, उन सबको आइडेंटिफाई करके एक जगह पे कोडिफाई किया जाता है और हम सब लोगों को बताया जाता है कि दीज 5 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पेसिफिक सोशल फिनोमिना, या ये इंपैक्ट हम लोगों को इस सोशल फिनोमिना का देखने को मिलता है। क्लियर? तो सोशल रिसर्च जो है वो उसका इजी लैंग्वेज में होपफुली, और उसके साथ साथ जो अलग अलग थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली सोशल रिसर्च का मतलब क्या है, इसके बारे में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो होपफुली हो चुकी होगी। क्लियर? अब देखिए, तो व्हाट इज दी या व्हाट आर दी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो एक तो आप लोगों को पता चल गया क्या, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि सोशल रिसर्च क्योंकि नेवर एंडिंग टास्क है, तो हमेशा न्यू आइडियाज, हमेशा न्यू आइडियाज जो है वो हम लोगों को किसी भी एक सोशल फिनोमिना के मिलते रहेंगे, या कभी कभी नया सोशल फिनोमिना हो रहा होगा। क्लियर? उसके बारे में जब सोशल रिसर्च की जाएगी तो जो सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसके अंदर हमेशा नया नॉलेज, नया कंटेंट जो है वो ऐड होता रहेगा। ये सबसे ज्यादा या ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी एक डिसिप्लिन के लिए, किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, अगर वो सरवाइव करना चाहता है। तो सोशियोलॉजी उसी तरीके से सोशल रिसर्च, जब सोशियोलॉजी के अलग अलग फिनोमिनाज में, चाहे ऐसा भी हो सकता है, चाहे ऐसा भी जो है वो एक रीजन हो सकता है कि एक ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्राइम्स की बात करूं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की अगर मैं बात करूंगा, तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो थे वो सिर्फ जो है वो फैमिली के अंदर ही कंसीडर किए जाते थे, क्योंकि वुमेन जो है वो नॉर्मली उस स्पेसिफिक टाइम पे उसी फैमिली स्पेस के अंदर रहा करती थी, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो वो ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब जैसे वुमेन बाहर गई है तो हम लोग देखते हैं कि बाहर वुमेन अभी भी वल्नरेबल सेक्शन के रूप में देखा जाता है, और क्राइम जो है वो वुमेन के अगेंस्ट एज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स जो है वो हम लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, अगर मैं भारतीय समाज की बात करूंगा, यहां पे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को जब अंडरस्टैंड किया जाता था तो शायद उनका नेचर आज के मुकाबले जो है वो बहुत डिफरेंट था। तो आज क्राइम के मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। तो यही कारण है कि जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन को 50 साल पहले या आज 2022-23 में जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे हम लोगों को हमेशा नया चीजें, नया कंटेंट, नए रीजंस, चाहे वो अब ऑनलाइन आने से जो है वो आप लोग ऑनलाइन हरासमेंट भी देख रहे हो जो वुमेन के खिलाफ ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। क्लियर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन के लिए है, दोनों के लिए, लेकिन वुमेन के अगेंस्ट जो हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। तो जब सोशल रिसर्च में इसी स्पेसिफिक एक ऐसा इशू, एक ऐसा सोशल फिनोमेना, एक ऐसी सोशल प्रॉब्लम जो बहुत समय से एग्जिस्ट कर रही थी, उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम नए नए चेंजेस जो हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो सोशल रिसर्च का है वो यही है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज जो है वो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। क्लियर? दूसरा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। देखिए, नॉर्मली क्या होता था, अब आप खुद समझिए, एक ऐसे समाज को, एक ऐसी सोसाइटी को विजुलाइज करने की कोशिश करिए जो बहुत पुरानी है। जैसे मैं आप लोगों है ना, आप लोग अपने गांव वगैरह का जो है, होपफुली आप में से सारे के सारे लोग जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गांव से तो रिलेटेड होंगे ही। शायद आप शहरों में रह रहे हो, ठीक है, आपके जो ओरिजिनल गांव होंगे या ओरिजिनल प्लेस होगी वो किसी विलेज में होगी, आप वहाँ जाते होंगे। या मान लीजिए आपके सारे ही शहरों में रह रहे हैं तो कोई ना कोई रिश्तेदार होगा जब आप गाँव में जाते होंगे। तो गाँव में जो है वो बहुत सारे अभी भी ऐसे सोशल फिनोमिना हैं जिनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। क्लियर? जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई बीमार हो जाए, तो इंस्टेड कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाए, वो क्या करते हैं, वो उसकी झाड़ फूंक जो है वो करनी शुरू कर देते हैं। क्लियर? ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, थोड़ी बैकवर्ड सोसाइटी है। हर जगह ऐसा नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें हम लोगों को चेंज होती हुई देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा है। क्लियर? कुछ परेशानी हो रही है तो ग्रहों का पाठ कराना शुरू कर देते हैं, जिसको सोशियोलॉजिस्ट जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका कोई ना कोई रीजन है। क्लियर? कोई भी डिजीज है तो उसका कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई रीजन है। क्लियर? उसके कुछ इंपैक्ट्स हैं, हो सकता है कि बच्चों के अंदर जो माल न्यूट्रिशन है ना, माल न्यूट्रिश अगर बच्चे जो है हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्लियर, तो शायद उसके पीछे का रीजन जो है वो मदर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स उनकी कमी हो सकता है। क्लियर? तो अलग अलग तरह के जो फैक्टर्स हमको सोशियोलॉजिस्ट जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो वो क्या है, और जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर एक रिसर्च कैरी आउट की जाएगी। क्लियर? अलग अलग जो फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा, डाटा इकट्ठा किया जाएगा, और उसके बेसिस के ऊपर
थ्योरी बनाई जाएगी कि अच्छा ये स्पेसिफिक, या जैसे मैं ना एमिले डोकिम का हम लोगों ने बार बार एग्जांपल्स भी दिया है कि अगर सुसाइड हो रहे हैं तो उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, क्लियर, उसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं। तो एमिले डोकिम ने सीधा सा कहा कि ये जो अर्बनाइज्ड सोसाइटी है जहां पे इंसान आइसोलेटेड फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, ये वन ऑफ द रीजन है बिहाइंड द सुसाइड। तो हो सकता है 80% 90% सुसाइड जो है वो उसी रीजन से हो रहे हो, अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूंगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि एमिले डोकिम की जो सुसाइड के ऊपर थ्योरी है वो काफी हद तक जो है वो साइंटिफिक है, क्योंकि साइंस का मतलब क्या है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। साइंस का मतलब यही है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा फिनोमिना जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, जैसे ग्रेविटी बार बार अपने आप को रिपीट रिपीट करेगा, क्लियर, बर्नौली थ्योरम अपने आप को रिपीट करेगी। तो जो भी साइंटिफिक फिनोमिनाज हम लोग देखते हैं वो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, वो तभी कर पाते हैं जब उनके, क्योंकि उनके पीछे प्रॉपर लॉजिक होता है, प्रॉपर रीजनिंग होती है, प्रॉपर उनका एक कंसेप्ट बिल्डिंग होती है। क्लियर, कहानी यहां तक सबको समझ आ रही है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ जो है ये एक दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि नया नॉलेज कैसे हम लोग सोशियोलॉजी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे हम लोग जो सोशल लाइफ है, जिसको बहुत कैजुअली पहले लोग लिया करते थे, जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं किया करते थे, या तो इकोनॉमी के ऊपर फोकस रहता था या तो पॉलिटी के ऊपर फोकस रहता था, लेकिन समाज को नहीं पढ़ा जाता था, समाज को नहीं समझा जाता था, और वो भी साइंटिफिक तरीके से। तो सोशियोलॉजी का या जो सोशल रिसर्च है उसका सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तीसरा क्या है, दैट इज वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजिस्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कवर कर रहा है, वो किसी एक एरिया में होने वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, यार यहां पे बेरोजगारी जो है वो ज्यादा क्यों है, क्या रीजन है इसके। और जब वो उसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक, एक साइंटिफिक तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हर एक चीज के ऊपर जाएगा। वो उसका जो रूट कॉज है कि किसके कारण ये हो रही है, क्लियर, रूट कॉजेस के ऊपर आएगा। उसके साथ साथ जो है वो मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर फोकस करेगा कि जी सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट जो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये इसलिए भी हो सकती है कि जो पॉलिटिकल विल है वो हमारे एरिया के अंदर या उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे बच्चों की हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रह रही है, जिसके कारण जो है वो स्कूल्स नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जाएंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे तो ऑब्वियस बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे लोग पढ़े लिखे हों लेकिन वहां पे सरकार ने स्कूल तो खोल दिए लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो अच्छे लॉज नहीं फ्रेम किए, तो जिसके कारण शायद जो वहां पे एजुकेटेड लोग हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। तो रेदर देन कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को ये बोल दें कि यार ये पढ़ा लिखा नहीं है, या इस एरिया के लोग पढ़े लिखे लिए हैं इसलिए वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे आप लोगों को जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और सोशियोलॉजी जो वो यही करता है। और जब वो सोशल रिसर्च को कैरी आउट करेगा जो कि एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से होगी, लास्ट वाले लेक्चर के साथ जो है वो इस कंसेप्ट को लिंक कर लो, क्लियर। तो जब एक प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से होगी तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे जो डायमेंशंस होंगे एक स्पेसिफिक सोशल फिनोमिना के, उनके बारे में हम लोगों को पता लगना शुरू हो जाएगा। अगेन जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था कि सोशियोलॉजिस्ट वेलफेयर सेंट्रिक नहीं होते हैं, हाँ ये जरूर है कि सोशियोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च की हुई है वो उसका जो पॉलिटिशियन है हमारे उसको वो पिक करके जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है वो टूल के रूप में जो वो यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। तीसरा है या चौथा है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या रहता है, देखिए अगेन जो सोसाइटी है वो नेवर या एवर चेंजिंग कंसेप्ट है। एवर चेंजिंग का मतलब है कि जैसे हम लोग आज से, या जैसा हम लोगों का बिहेवियर, जैसा हम लोगों का नेचर, जैसा हम लोगों की सोचने का तरीका आज से 70 साल पहले था शायद आज ऐसा नहीं है, और आज से 50 साल के बाद, या मैं तो ऐसा कहूँ आज के 10 साल के बाद भी ऐसा नहीं रहेगा। जहां पे पहले इंटरकास्ट मैरिजेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था आजकल बहुत नॉर्मल चीज हो गई हुई है, क्लियर। जहाँ पे जो है वो एक धर्म और दूसरे धर्म में तो कभी तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि एक साथ रह सकते हैं या शादियां करा सकते हैं, आजकल ये चीजें भी बहुत कॉमन होती हुई आ रही हैं, क्लियर, और लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी जहां पे हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम वो कपड़े डालेंगे जो कि अंग्रेज यहाँ पे जब रहा करते थे वैसे डालेंगे, आजकल हर इंसान जो वैसे ही जो क्लोथ है उसको बियर कर रहा है। तो आसान भाषा में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हम लोगों को सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है सोसाइटी में या सोशियोलॉजी में कभी भी कोई एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं हो सकता। फैक्ट का मतलब होता है दैट इज ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो एस्टेब्लिश्ड एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एक फैक्ट हो सकता है, क्लियर। जैसे मान लीजिए एमिली डर्किम जब लिख रहे हैं सुसाइड के बारे में तो वो कह रहे हैं कि भाई अर्बन जो लाइफ है दैट इज द प्राइम रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सुसाइड, क्लियर, वो फैक्ट है।
लेकिन हो सकता है उसके अलावा पारिवारिक परेशानी हो सकता है पर्सनल साइकोलॉजिकल इश्यूज हो। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? क्लियर? तो और भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं स्पेसिफिक सोशल फिनोमिना के, तो वो मल्टीपल फैक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि जब भी आप कोई एक इवेंट एक सोशल फिनोमिना होते हुए देखोगे तो आप जो 5 या 6 फैक्ट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश किए होंगे कि अच्छा इन 5 चीजों के कारण ये होता है, वो आप लोगों को ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर जो वो सही देखने को मिलेंगे। क्लियर? ये तभी हो सकता है जब आप लोगों ने प्रॉपर रिसर्च जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया हो। और लास्ट है दैट इज सोशल कंट्रोल एंड प्रिडिक्शन। सोशल कंट्रोल एंड प्रिडिक्शन का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे सोचते हैं कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में आज से 10 साल के बाद फिर से कोविड लाइक सिचुएशंस बनती हैं, हमने कोविड को अंडरस्टैंड कर लिया, मान लेते हैं आज, वैसे तो नहीं हुआ है अभी तक, आज हमने देख लिया कि कोविड कैसे चला, क्या उसका इंपैक्ट पड़ा, क्या हम बेटर कर सकते हैं। क्लियर? पूरा R&D हो गया। जब 10 साल के बाद सेम सिचुएशंस आएगी तो हम फिर से जो हमारी पॉलिसीज या हमारी अंडरस्टैंडिंग इस स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर हुई होंगी, जो हमने थ्योरी बिल्डिंग की होगी कि हम कैसे कोविड से नेक्स्ट टाइम जो है वो, या इस तरह के क्राइसिस से नेक्स्ट टाइम जो है वो निपट सकते हैं। क्लियर? उसको जो है वो हम उस स्पेसिफिक टाइम पे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाएंगे और वैसे ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे जो हम चाहते हैं कि इस थ्योरी की ये अल्टीमेटली आउटकम आए। क्लियर? तो यही रीजन है कि हम लोग सोशल रिसर्च को कैरी आउट करते हैं। सोशल रिसर्च को आसान भाषा में समझ लो, सोशल रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च की तरह ही है जो प्लान्ड है। क्लियर? बट सोशल रिसर्च में, या उसको सोशल रिसर्च हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें एक एलिमेंट इन्वॉल्व है जो कि हम लोग हैं, और ह्यूमन जो है उसका कोई पता नहीं है, वो मुंह पे कुछ बोलता है, पीठ पीछे कुछ बोलता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, चलिए, दैट इज अगेन जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर तो हम लोग कभी भी नहीं जाते। मैं आप लोगों को एक पूरी रिसर्च का एक जब आप लोगों के साथ एक कहानी जो है वो डिस्कस करता हूं। देखिए, एक कंपनी थी हॉथॉर्न करके, ठीक है, यूएसए के अंदर एक कंपनी थी हॉथॉर्न। क्लियर? तो इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने जो है वो वर्कर्स की जो वैसे सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा ही स्पेसिफिक कंपनी में एक रिसर्च जो है उसको कैरी आउट किया गया। इस रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो इस कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, इस कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, क्लियर, उनके ऊपर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, ह्यूमन है, आज मैं 10 घंटे काम कर लूंगा, कल को मैं 8 ही करूंगा, परसों हो सकता है मैं छुट्टी ले लूं, अगले दिन हो सकता है मेरा मन ही ना करे काम करने का और मैं ऐसे वैसे टहलता रहूं। बेसिक ह्यूमन नेचर। ऐसा हो सकता है कि मेरे को कोई पर्सनल इशू चल रहा है, हो सकता है कि कोई समाज के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके कारण जो वो मेरे, है ना, जो 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 मेरा वर्किंग स्टाइल है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ रहा हो। तो हॉथॉर्न के अंदर जब प्रॉपर ये इस कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जो है, जब एक रिसर्च कैरी आउट की जा रही थी, तो उसका मतलब क्या था कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट का ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब आप खुद सोचो, इनको या इन सारे के सारे वर्कर्स को बोला गया, इनको बताया गया कि देखिए सुनिए जी, कल से आप लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में सारे लोग आपको देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। वैसे शायद रोजमर्रा की जिंदगी में उनको लोग नहीं देखते हो, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है तो जो ये इंडिविजुअल है, ये जो सारे के सारे लोग यहाँ पे इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है वो कैरी आउट किया जा रहा है, इनको कॉन्शियसली पता है कि यार अब हम लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर? हमने हमें कोई देख रहा है, हमें कंपनी का मैनेजर देख रहा है, हमें कोई देख रहा है और हमारे ऊपर जो रिपोर्ट बनेगी। क्लियर? तो हमेशा ना ये ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है कि जब भी कोई उसको देख रहा होता है तो वो हमेशा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में देखो हुआ क्या, इस एक्सपेरिमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइट के रूप में जो उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की कि जैसे एक कमरे के अंदर रख दिए, वहां पे जो लाइट है, पहले नॉर्मल लाइट रखी गई, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उस लाइट को इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, यानी इल्यूमिनेशन और बेटर कर दी गई और लोगों ने और जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन जो वो इंक्रीज हो गई। अब सबको ऐसा लग रहा था कि देखिए हमने लाइट बढ़ा दी, यानी कि इनको अच्छी इल्यूमिनेशन दे दी, इसका मतलब है कि ये मोटिवेट हो गए, इनको है ना सब चीजें विजुअल है ना विजिबल अच्छी हो रही है, अच्छी एनवायरनमेंट उनको काम करने के लिए मिल रही है, जिसके कारण इनकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होगी। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट या जो रिसर्चर्स थे उनको हैरानी इस चीज की हुई कि जब उन्होंने लाइट को बिल्कुल डिम भी कर दिया, डिम का मतलब है कि जहां पे देखना बड़ा ही मुश्किल था, ठीक है, मतलब ऐसा है कि रख लो कि आप शाम का रख लो 5-6 बजे का टाइम, गर्मियों का क्या, बट सर्दियों का रख लो कि जहां पे ऑलमोस्ट जो वो देर हो रहा है, बस हमें दिख तो रहा है लेकिन हमें बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो जो सोशल रिसर्चर थे वो इस चीज को जान के बहुत हैरान हुए कि जब उन्होंने लाइट को काफी कम कर दिया उसके बावजूद भी जो प्रोडक्शन या उनका काम था उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा।
जब अंधेरा ही कर दिया बिल्कुल, मतलब उनको दिखना ही बंद हो गया, ऑब्वियस बात है फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हॉथॉर्न, इसको हम बोलते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने कहीं ना कहीं जो है वो सोशियोलॉजिस्ट के दिमाग में एक टेंशन डाल दी। उनको लगा कि अगर हम किसी एक इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो शायद उसका जो ट्रू बिहेवियर है उसको हम लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे। फिर बाद में उससे 10-15 साल, आई थिंक 1932 1952 के आसपास जो है वो एक सोशियोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने इसका रीजन ढूंढा। उन्होंने कहा कि देखिए कहानी क्या थी कि जैसे ही आप, नॉर्मल लाइट थी, वर्कर्स अपना काम कर रहे थे तो वो अपना काम वैसे कर रहे थे जैसे वो डेली करते थे। जैसे आपने लाइट को इंक्रीज किया, इल्यूमिनेशन की, तो उनको लगा कि यार हमें कोई देख रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, क्लियर, और उनको लग रहा है कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उन्होंने मोटिवेशन में आके या कॉन्शियसली जो वो ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही लाइट कम हुई, अब उन्होंने फिर सोचा कि यार अब भी हमें कोई देख रहा है, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर, जब तक एनवायरनमेंट स्टैटिक थी तब तक वो अपना काम कर रहे थे। जैसे लाइट कम हो, ज्यादा हो, उससे ह्यूमन के ऊपर जो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। तो इसका सिंपल सा मतलब ये, इसको हम लोग कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। और ये जो हॉथॉर्न इफेक्ट है ना, इसका सोशियोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम ये रहती है कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान का जो ट्रू जो बिहेवियर है और जो ट्रू उसका सोच है उसको जानना, क्योंकि जब तक आप लोगों को इंसान जो सोच रहा है वो आप लोगों को नहीं बताया गया, सोशियोलॉजी को नहीं बताया गया, वैसे नहीं बिहेव करेगा, तो उसको क्या पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशन में ह्यूमन जो वो कैसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन नेचर यही है कि वो हमेशा अपने आप को जो है वो अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, अनटिल अनलेस कोई इंसान बड़ा ही ज्यादा ईमानदार ना हो, जो बहुत कम होता है, क्लियर। तो हॉथॉर्न इफेक्ट जो है ये वन ऑफ द रीजन है जिसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सोशल रिसर्च है उसको हम कंप्लीटली साइंटिफिक रिसर्च नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाज, ये ह्यूमन की के ऊपर जो रिसर्च की जा रही है उसकी एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, और ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो बहुत इनप्रडिक्टेबल है, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, क्लियर। तो यही रीजन है, जब साइकोलॉजिस्ट जो हैं या जब आप लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहां पे ये कहा जाता है कि सारी चीजें जो वो ह्यूमन बिहेवियर से डिराइव होती है, क्योंकि ह्यूमन ने ही तो अल्टीमेटली समाज बनाया है। तो उनके अकॉर्डिंगली जो साइकोलॉजी है, इट इज द मदर ऑफ सोसाइटी और इट इज मदर ऑफ सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स पहले वाले कहते हैं नहीं, इकोनॉमिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो हर एक सब्जेक्ट जो है या हर एक जो थिंकर है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और जहां पे ह्यूमन बिहेवियर आ गया, जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्व हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहां पे जो है वो आप लोग कभी भी 100% जो फैक्ट्स हैं या 100% जो रिपीटेशन या साइंस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। यही कारण है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन हमने हॉथॉर्न इफेक्ट जो है उसके बारे में नहीं पढ़ा था, क्लियर। तब हम लोगों ने इन जर्नल ही देखा था, लेकिन इस तरह के जो अब हॉथॉर्न इफेक्ट है, क्लियर, इनके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यही रीजन है कि हम लोग इसको सोशल रिसर्च कहते हैं, इसको हम लोग साइंटिफिक रिसर्च नहीं कहते। तो होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा। क्या पता चला आप लोगों को? पता चला कि व्हाट आर दी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च, क्लियर। अब देखिए जो सोशल रिसर्च है उसको कैसे 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 जो है वो कैरी आउट किया जा सकता है। अगेन हर एक सोशियोलॉजिस्ट या जितने भी हमारे सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का अपना एक प्रीमाइस था, एमिली डर्कहाइम का अपना एक जो है वो प्रीमाइस था, ऑगस्ट कॉम्ट की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके बेसिस के ऊपर जब उन्होंने सोशियोलॉजी नाम जो है वो उसको क्वाइन किया और सोशियोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बिल्ड किया, ठीक है। मैक्स वेबर का बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम था, क्लियर। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद, हम लोग जो है वो उन्हीं के ऊपर मूव करेंगे, ताकि हम लोगों को प्रॉपर जो डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है थ्रू द आईज ऑफ वेरियस सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, उनके थ्रू जो हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके, क्लियर। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे, मोर्टन के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। और भी थिंकर्स जो है उनके बारे में हम लोग रीड करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा और जितना ज़्यादा आइडिया लगे, क्योंकि आजकल ना एग्जाम में जो, जैसे पिछले एक लास्ट ईयर का अगर मैं स्पेसिफिकली पेपर की बात करूंगा, तो वहां पे एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं था। ऐसा होता बड़ा कम है, लेकिन आजकल हमें ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखे गए हैं। तो जो अगर डायरेक्टली नहीं कोई सिलेबस के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो हम लोगों को फिर थोड़ा सा गहराई में कुछ ऐसी रैंडम चीज़ें या जो बुक्स हमारी है, रिकमेंडेड बुक्स हैं, उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई करंट से रिलेटेड कोई ज़्यादा थिंकर जो है वो रेलिवेंट हो जाता है, तो उसके ऊपर जो है हम लोगों को अपनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है उसको कैरी आउट करना होता है, क्लियर। तो चलिए वापस आइए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च का मतलब क्या है? देखिए हर एक सोशियोलॉजिस्ट डिफरेंट होता है, यही कारण है सोशियोलॉजी में आप लोगों को बहुत वैरायटी देखने को मिलती है, बड़ा है ना। अगेन ऑब्जेक्टिव सबका सेम ही है, टू स्टडी दी सोशल लाइफ, टू स्टडी दी सोसाइटी, लेकिन कैसे करनी है, क्लियर। जैसे कोई कह रहा है
कि इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस सोसाइटी, जाओ, जैसे मान लीजिए एक ट्राइब है, आप मान लो सोशियोलॉजिस्ट हो, अगर आप सोसाइटी को जानना चाहते हो, इस ट्राइब के बीच में जाके रहना शुरू कर दो, इनके साथ रहो, इनके साथ खाओ पियो, इनको बताना है बता दो, सोशियोलॉजिस्ट हो तुम, कि तुम्हारे ऊपर भाई जी मैं रिसर्च करने आया हूं, नहीं बताना है मत बताओ। तो कुछ लोग तो जी ऐसे काम करते हैं। तो कुछ लोगों का सोशल रिसर्च कैरी आउट करने का जो तरीका रहता है वो ऐसे रहता है। क्लियर। एक कैथरीन गफ करके हैं, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी वैसे तो, लेकिन उन्होंने जो है वो जो नायर मैरिजेस हैं क्लियर केरला में, क्लियर उनके ऊपर जो वो अपनी राइटिंग्स जो वो लिखी है, तो उन्होंने भी वो समाज वहाँ रही, वो हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ पे वो काफ़ी टाइम स्पेंड किया उन्होंने, और वहाँ पे जो नायर फैमिली है वहाँ पे मैट्रिलिनियल फैमिली का कंसेप्ट है। जैसे दो तरह का सिस्टम होता है ना, एक मैटरनल एक पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब रहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मेनली क्या है कि जो फैमिली है वो अपने फादर का नाम आगे लेके जाती है ना, लेकिन नायर फैमिली जो है वहां पे थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, वहां पे मैरिज को वैसे नहीं माना जाता है जैसे हमारे यहाँ पे है। वहां पे हस्बैंड और वाइफ साथ नहीं रहते हैं। अब तो चलिए रहना शुरू हो गए, लेकिन जो पुराना उनका कल्चर था, जब कैथरीन ने जो है वो उनके उस स्पेसिफिक एरिया में जाके जो वो मालावर हिल्स में जाके जो है वो अपनी रिसर्च को कैरी आउट किया, तब उन्होंने डिफरेंट तरह का मैरिज सिस्टम जो वो स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर देखा। तो जब उस समाज को, सोसाइटी को, नायर सोसाइटी को कैथरीन गफ जो वो पढ़ रही थी, उन्होंने प्रॉपरली रही वहां पे, पूरा अंडरस्टैंड किया कि कैसा शादियों का सिस्टम वहां पे चल रहा है, क्लियर। और फिर इस स्पेसिफिक समाज के ऊपर जो मैरिज सिस्टम है, यहाँ पे इन्होंने अपनी सोशल रिसर्च जो है उसको कैरी आउट किया। कई लोग क्या करते हैं या कई सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जैसे अब मैं कोविड के टाइम पीरियड की बात करता हूं, देखिए कोविड में क्या हुआ, पूरा दुनिया बंद होगी, कोई यहाँ एक इंटरनेशनल ट्रेवल बंद हो गया, डोमेस्टिक ट्रेवल बंद हो गया, सोशियोलॉजिस्ट को जी घर पे बैठना पड़ा। तो अब ऑब्वियस सी बात, ऐसे तो नहीं कर पाएगा वो। तो अब सोशियोलॉजिस्ट ने क्या करना शुरू कर दिया, घर बैठ के जूम मीटिंगें करनी शुरू कर दी, जहां पे वो अलग अलग समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट दूसरे सोशियोलॉजिस्ट से बात कर रहा है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी थ्योरी के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लियर। जो अलग अलग गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं उसके जो डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई सोशियोलॉजिस्ट जो वो क्राइम्स इन इंडिया के ऊपर स्टडी कर रहा है, तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करके पूरे जो फ्लो चार्ट्स, फैक्ट्स, सारे का सारा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाटा है उसको एनालाइज कर रहा है कि जो क्राइम है वो किन एरियाज में ज्यादा है, और अगर वहां पे ज्यादा है तो जूम के थ्रू जो है वो वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे बात कर रहा है और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। या सिमिलरली जो डाटा वो इंडिया के लिए निकाल रहा है, सेम सेम डाटा यूएसए, यूके, बाकी देशों के लिए भी निकाल रहा है घर बैठे। तो उस डाटा के बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि देखिए जी समाज में ऐसा चल रहा है और इसके रीजंस ये है। तो जो सोशल रिसर्च कैरी आउट की जाती है ना, उसका ये मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा था ताकि आपको पता चले कि जो टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च है इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये सोशल रिसर्च अलग अलग तरीके से इसलिए कैरी आउट की जा रही है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक सोशियोलॉजिस्ट, देखो यहां पे भी साइंस नहीं है क्योंकि हर एक अपनी जो थ्योरी है उसकी शुरुआत डिफरेंट तरीके से करता है। कुछ लोग पहले थ्योरी बनाते हैं कि ये होना होगा, फिर उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ट्रू करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं पहले, फिर अपनी थ्योरी जो है उसको बिल्ड करते हैं। तो एवरी सोशियोलॉजिस्ट इज डिफरेंट, और यही कारण है कि जो सोशल रिसर्च है उसको कैरी आउट करने के तरीके भी अलग अलग हैं। उनको हम लोग 4-5 अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं, क्लियर। तो देखो, तो सबसे पहला है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यही मेन है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरव्यू, सर्वे, पार्टिसिपेशन, केस स्टडीज, यानी कि तरीके हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी आप बस थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सोशल रिसर्च। जैसे देखिए आसान भाषा में, मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल ही दिया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वहां पे जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन वैल्यूज है, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और उसके बाद जो है वो सोशल रिसर्च या उसके बेसिस के ऊपर जो है वो सोशल रिसर्च को कैरी आउट किया जाता है। जैसे मैंने आपको कैथरीन गफ का एग्जांपल दिया था कि वो इंडिया आई, उन्होंने समाज के अंदर रही, महीना 2 महीना 1 साल वहां पे रही, और उसके बाद उन्होंने जो मैरिज सिस्टम ऑफ नायर फैमिली है उसके ऊपर जो है वो अपनी थ्योरी को बिल्ड किया। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव सोशल रिसर्च, क्योंकि वहां पे कोई डाटा फैक्ट नहीं, बस वहां रहे, सोसाइटी के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस के ऊपर जो वो अपनी थ्योरी को बिल्ड किया।
क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या रहता है, जहां पे जो सोशियोलॉजिस्ट है वो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जो है वो फाइनल डिसीजन लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया, या मान लीजिए मैं यहीं बैठा हुआ हूं, मैंने मान लो कि एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में से 100 गांव जो है वो उनको सेलेक्ट कर लिया। उन 100 गांवों को मैंने मानना कि ये सारे 100 गांव जो है इनमें से एक एक इंडिविजुअल को मैं पिक कर लेता हूं और उससे मैं कुछ सवाल पूछता हूं। उन क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि ये सोसाइटी है, जो समाज है, या ये जो नेचर ऑफ सोसाइटी है वो कैसा है। तो मैंने क्या किया, 100 लोगों को बुला लिया, उन सबसे मैंने इंटरव्यू किया। उसमें से मैंने पूछा, डू यू लाइक आवर एजुकेशन सिस्टम? मैंने ऑप्शन दिए यस और मैंने ऑप्शन दिया नो। ठीक है, 100 लोग मैंने बुलाए, उनमें से 70 लोगों ने कहा जी नो, आई डू नॉट लाइक माई एजुकेशन सिस्टम। तो सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई इस एरिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो खराब है। तो किस चीज के, किस बेसिस के ऊपर उसने डिसीजन लिया? उसने नंबर के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया, उसने डाटा के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया, जो क्वालिटेटिव में नहीं था। क्वालिटेटिव में ह्यूमन बिहेवियर को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके जो है वो सोशियोलॉजिस्ट एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आ रहा है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव मेथड है वहां पे डाटा के बेसिस के ऊपर जो है, जो फिगर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर जो है वो सोशियोलॉजिस्ट है वो एक फाइनल डिसीजन के ऊपर आ रहा है कि इसका ये नंबर ज्यादा है, इसका मतलब है कि यहां पे हालात जो है वो खराब है। तो जब सोशल रिसर्च कैरी आउट की जाती है तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करते हैं, कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव को करते हैं। ये अलग बात है कि आजकल के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, आजकल हम लोगों को क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों के दोनों जो मेथड्स हैं वो रिसर्च में देखने को मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को और ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सैंपलिंग है, केस स्टडीज हैं, सर्वे हैं, उनके ऊपर बहुत बार थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी है, इस तरह के जो हमारे कंसेप्ट्स उनको भी हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज होपफुली क्लियर हो गया। दूसरा है अप्लाइड और बेसिक। बेसिक और अप्लाइड सोशल रिसर्च में डिफरेंस समझो, कोई बड़ा ज्यादा नहीं है। देखिए, अगर मान लो मैं बेसिक सोशल रिसर्च की बात करता हूं, बेसिक सोशल रिसर्च का मतलब होता है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमेना। जनरल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि जैसे हमें पता है कि समाज के अंदर, फिनोमिना में नहीं, समाज के अंदर फैमिली एक कंसेप्ट के रूप में हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो एक काम करते हैं, फैमिली के ऊपर जो वो प्रॉपर रिसर्च कर लेते हैं कि फैमिली क्यों है, क्या रीजंस है, कितने तरह की फैमिली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज द बेसिक रिसर्च। जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्या दे करेगी, वो करेगी रिसर्च ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विद इन दी स्पेसिफिक एस्पेक्ट और कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी। नॉर्मली जो कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फैमिली तो पुराना कंसेप्ट है, कब से चल रहा है, लेकिन परिवार जो टाइम के साथ साथ कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज देख रहा है, वो बेसिकली अप्लाइड रिसर्च कहलाया जाता है। जैसे मान लीजिए सिर्फ जब फैमिली के बारे में पढ़ना है, एक जनरल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, तो उसको हम लोग ने बेसिक सोशल रिसर्च कह देगी। ठीक है जी, परिवार के बारे में देख लेते हैं। जब फैमिली के अंदर, मान लीजिए फैमिली के अंदर जो है वो वायलेंस हो रही है जी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो जब स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च की जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्लाइड। जो कहीं ना कहीं जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स के अंदर, जैसे फैमिली कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट, उनके अंदर अगर हम लोगों को कोई भी कंटेम्पररी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं तो उस तरह की रिसर्च को हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च। क्लियर? जो चेंज हो सकती है, जो चेंज हो सकती है, आज क्या हो सकता है, आज क्या हो सकती है, आज एक प्रॉब्लम है जी, ये जो मोबाइल फोन है इनके कारण जो फैमिली है जी, इसका नेचर चेंज हो रहा है। लोग बैठे तो होते हैं, खाना खा तो रहे हैं, लेकिन हर एक के हाथ में लेफ्ट हैंड में फोन है, राइट से खाना खा रहे हैं। तो मम्मी जी भी खाना खा रही हैं, पिताजी भी खा रहे हैं, बेटा भी खा रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो उससे बात कर रहे हैं जो उनके फोन के सामने है। तो इसकी ये भी तो इंपैक्ट आ रहा है। क्लियर? तो ये भी एक करंट इश्यू है। तो इसको जब हम रिसर्च करेंगे तो फैमिली तो ठीक है जी है, लेकिन जब हम इसको रिसर्च करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च। क्लियर? कहानी समझ आ रहा? तीसरा, दैट इज इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक। देखिए, शब्दों से नहीं घबराना है, बस समझिए। इडियोग्राफिक का मतलब क्या होता है, इडियोग्राफिक जो है इसकी अजम्पशन ये रहती है कि हर एक सोसाइटी जो है
वो डिफरेंट है। ये बेसिकली जो इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनको ही अंडरस्टैंड करती है, उनको ही स्टडी करती है और उनके फीचर्स, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। जैसे नायर फैमिली जो है वो, उसके ऊपर जो रिसर्च है वो इडियोग्राफिक जो हमारा सोशल रिसर्च है उसका एक एग्जांपल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस तरह का जो मैरिज सिस्टम था, मेट्रिलिनियल फैमिली स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता था, तो हमें बाकी सोसाइटीज में भी ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा है ही नहीं, बहुत रेयर ऐसा। क्लियर? क्योंकि सोसाइटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब भी सोसाइटी को साइंस या सोशियोलॉजी को साइंस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो एक थ्योरीज हैं, कुछ फिनोमिना जो है वो हमेशा अलग अलग जगहों के ऊपर आके अपने आप को रिपीट करते हैं। लेकिन मैरिज के केस में जो नायर जो कम्युनिटी पहले पे ज्यादा होता था, अब तो नहीं है, लेकिन पहले जो नायर कम्युनिटी का मैरिज सिस्टम हुआ करता था तो बाकी जगहों पे देखने को नहीं मिलता था। तो इडियोग्राफिक जो है वहां पे इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप ऑफ जो पीपल है उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके रिसर्च को कैरी आउट किया जाता है। उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन थ्योरी से कोई लेना देना नहीं, यानी वो ये नहीं कहेगा कि जी ये थ्योरी निकली है यही फाइनल है, ऐसा वो कभी भी नहीं कहेगा। लेकिन जो नोमोथेटिक है, नोमोथेटिक जब भी कोई, या नोमोथेटिक का मतलब क्या है कि जब भी सोशल रिसर्च ये सोच के कैरी आउट की जाएगी कि इस सोशल रिसर्च को दुनिया की किसी भी सोसाइटी में अगर हम लेके जाएंगे तो वो अपने आप को एज इट इज रिपीट करेगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज योर नोमोथेटिक सोशल रिसर्च। जो मैक्स वेबर की रिसर्च है वो सारी नोमोथेटिक रिसर्च कहलाई जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली जो चीज यूएसए के लिए ट्रू है वो यूके के लिए भी ट्रू है और वो चीज इंडिया के लिए भी ट्रू है। लेकिन इडियोग्राफी जो है, जो कैथरीन गफ का मैंने एग्जांपल दिया, उनके अकॉर्डिंगली ये सिर्फ एक सोसाइटी के लिए ये चीज ट्रू है, वो दूसरे के लिए ट्रू नहीं है। तो सोशल रिसर्च को कैसे कैरी आउट किया जा रहा है उसको हम इडियोग्राफी कह सकते हैं, उसको हम लोग जो है वो नोमोथेटिक भी कह सकते हैं। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है। अगला है डिडक्टिव इंडक्टिव। कुछ लोग अपनी सोशल रिसर्च की जो शुरुआत है वो थ्योरी से करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर उस थ्योरी को ट्रू पेश करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से है, एजम्पशन है, थ्योरी है, फिर इसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कुछ सोशल रिसर्च पहले ऑब्जर्व करेगी, पहले ऑब्जर्वेशन होगी, क्लियर, फिर उसके बाद जो वो थ्योरी बिल्डिंग होगी। तो बस यही डिफरेंस है। डिडक्टिव ये वाली है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव सोशल रिसर्च, और ये जो है आपकी इंडक्टिव। क्लियर? तो इंडक्टिव में क्या होगा, समाज को स्टडी करना शुरू कर देंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी बिल्ड होगी कि अच्छा ये फैमिली है, अच्छी क्यों रह रही है, बुरी क्यों रह रही है, किस तरह की फैमिली है, नेचर क्या है। डिडक्टिव में क्या होगा, पहले बनाने के किस तरह की फैमिली है, फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो उस थ्योरी की जो वैलिडिटी है उसको प्रॉपरली एसेस करने की कोशिश की जाएगी। क्लियर? लास्ट है दैट इज थ्योरेटिकल एंड इंपेरिकल। इंपेरिकल का मतलब होगा जो प्रॉपरली फैक्ट बेसिस के ऊपर जो वो जिसको प्रूव किया जा सकेगा, जो हमेशा अपने आप को जो वो रिपीट करेगी। थ्योरेटिकल का मतलब क्या होगा कि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है वो आपकी सोशल रिसर्च जो वो बेस्ड होगी। क्लियर? तो उसको हम लोग थ्योरेटिकल कहते हैं। मेनली हम लोगों को जो सोशल रिसर्च है वो थ्योरेटिकल ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर? तो ध्यान रखिए, इस तरीके से जो है वो हम लोग सोशल रिसर्च को जो है कैरी आउट कर सकते हैं। हमेशा एक लाइन यूज की जाती है कि जो सोशल रिसर्च है, सोशल रिसर्च शुड बी रिलायबल एंड वैलिड। सोशल रिसर्च शुड बी रिलायबल एंड वैलिड, ये हमेशा लाइन जो भी यूज होती है। ठीक है? तो पहले तो आपको इन दोनों के बीच में मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबल एंड वैलिड। देखिए, रिलायबल का मतलब क्या होगा, जैसे मैं क्या कहूं, मैं कहूं यार ये जो पेन है ना ये बहुत रिलायबल है। रिलायबल का मतलब है कि ऐसा नहीं है ना कि आपने, मैंने कहा जी बहुत रिलायबल है, आपने लिखना शुरू किया और ये चला ही नहीं। रिलायबल का मतलब होगा कि एक ऐसी चीज जो बोल दिया वो रिपीट करेगी कि यार ये इंडिविजुअल बहुत रिलायबल है, कि जो इसको काम दिए करेगा, यानी जो आपने सोचा कि आप इससे करवाओगे वो करेगा, दैट इज द रिलायबिलिटी। तो रिलायबल जो होता है वो बाहर से होता है। बाहर का मतलब क्या है कि ये मैंने पेन यूज करना है, किसी ने कहा कि ये पेन रिलायबल है, मैंने कहा ठीक है जी रिलायबल है, तो इसका मतलब है कि ये किसी ने इस पेन को यूज किया होगा और वो उससे कन्विंस्ड होगा कि ये बिल्कुल सही पेन है, फिर इसने मेरे को दे दिया। अब मैंने इस पेन से लिखना शुरू किया,
अब ये जो रिलायबिलिटी थी वैलिड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए मैंने लिखा जी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? वैलिड है। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है दे आर बोथ रिलेटेड टर्म, क्लियर, बट विद डिफरेंस कि जो वैलिड होगा वो रिलायबल होगा ही होगा, तभी वो वैलिड है। रिलायबल चीज वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो सोशल रिसर्च जो है वो हमेशा रिलायबल होती है। फिर जब अलग अलग समाज, अलग अलग सोसाइटी में उसको अप्लाई किया जाता है, फिर पता चलता है कि ये वैलिड है या नहीं है। होपफुली ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। मान लीजिए सोशल रिसर्च के बाद थ्योरी बिल्ड होगी। थ्योरी बिल्ड हुई, इसका मतलब है कि भाई रिलायबल होगी। इंडियन सोसाइटी में हमने बोला कि ये थ्योरी एप्लीकेबल है, ठीक है। हमने इसलिए बोला या किसी ने इसलिए बोला क्योंकि वो रिलायबल था उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि सेम सोसाइटी वहां पे भी थी। फिर जब हमने उसको एग्जैक्टली कंपेयर करना शुरू किया, तो हो सकता है रिलायबल तो थी, तभी हमने अप्लाई करना शुरू किया, उसको थ्रू उसको रिलेट करना शुरू किया। जब वो पूरा हमारी जो इंटरलिंकेज है कि भाई रिलायबल है या नहीं है, या पूरी रिसर्च जो है या इंप्लीमेंटेशन उस थ्योरी की एंड हो जाएगी, तब हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अच्छा ये रिलायबल थी या ये रिलायबल या ये वैलिड थी या नहीं थी। मान लीजिए अगर वो थ्योरी एज इट इज अप्लाई हो जाती है तो मतलब वैलिड है, मतलब जो रिलायबल थी अब वो वैलिड भी होगी, मतलब यहां पे प्रूव होगी। और ऐसा हो सकता है कि वो रिलायबल हो लेकिन इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है वो हम उसको वैलिड ना प्रूव कर सके। क्लियर? तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है वो सोशल रिसर्च के लिए जरूरी होती है। क्लियर? अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह जो वो इंप्लीमेंट करना चाहें। यहां तक कहानी सबको समझ आई? तो जब हम लोग सोशल रिसर्च जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम इसी तरीके से जो इसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम यहीं से शुरू करेंगे, जहां पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच के डिफरेंस को देखा जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर जो है एग्जाम में काफी क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से जब उसकी शुरुआत करते हैं या इसको हम कंटिन्यू करके खत्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू।